हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के मेंस के जो जीएस का पेपर होता है, जीएस वन, जिसमें एक सेक्शन थर्ड है। सेक्शन तीन में आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम्स एंड ग्राफ के बारे में, और अदर आप उसको डाटा इंटरप्रिटेशंस के नाम से जानते हैं। उनके जो सवाल आते हैं वो सवाल मैं आपको, और उनके जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको डेवलप करने के लिए मैंने ये आज का वीडियो आपके सामने रखा है। इनफैक्ट ये जो वीडियो है, दिस इज द सेकंड पार्ट। ऑलरेडी मैंने कल जो है आपको 69th बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आए थे उनका एक क्वेश्चन नंबर 7 हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था कि कैसे हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशंस में जो जीएस का, बीपीएससी का जीएस का, जीएस वन में सेक्शन थर्ड में जो 72 मार्क्स के आते हैं, 72 मार्क्स के दो क्वेश्चंस होते हैं, 36 और 36 नंबर के, कैसे हम लोग उसको हाईली स्कोर कर सकते हैं। तो इस चीज को मैंने आपको एक क्वेश्चंस बताया था। जस्ट यू कैन सी दैट कि कल मैंने आपको ये क्वेश्चंस जो है, ये वाले क्वेश्चंस जो है कल हमने आपको बताए थे, जो है कि एक्स वाई जेड एक कंपनी है जहाँ पे तीन कंपनियां थी और वहाँ पे शॉप साबुन का प्रोडक्शन होता था। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया था। आज मैं आपको उसी पेपर में, उसी पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है उसका, और यानी कि दो क्वेश्चंस होते थे। अगर आप देखेंगे तो क्या होता था कि जीएस का जो थर्ड सेक्शन है, मतलब जीएस वन में, जस्ट सी, जीएस जीएस वन में जो सेक्शन तीन है, सेक्शन तीन में आपके पास दो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन 7 का एक और पार्ट भी होता है और एक और पार्ट भी होता है, आइदर आप ये सॉल्व करें या ये वाला सॉल्व करें। आठवां क्वेश्चन या उसका एक अलग सब्स्टिट्यूट होता है, उसको सॉल्व करें। ये भी 36 मार्क्स का होता है, ये भी 36 मार्क्स का होता है। कल मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, आज मैं उसका और पार्ट वाला या वाला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का और का जो है, जो या वाला क्वेश्चन है 69th बीपीएससी का, और जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और ग्राफ और डायग्राम में जो आपका कंसेप्ट मैं डेवलप करूंगा वो थ्रू प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के। तो चलिए उस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चंस क्या आया था। जो है ये देखिए, क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट the expenditure incurred on the manufacturing of a calculator। ठीक है, एक कैलकुलेटर कंपनी ने एक कैलकुलेटर बनाने के लिए कि जो एक्सपेंडिचर किया था, कैलकुलेटर बनाने के लिए जो खर्च किया था, उसने ये बताया कि भाई मैंने कैलकुलेटर जब बनाने का कोशिश किया तो मुझे जो है उसके आर एन डी पर जो है 22% खर्च लगे थे, मशीनरी पे 22.5%, हार्डवेयर पे 25.5% खर्च लगे, और मिसलेनियस पे 17.5%, और सॉफ्टवेयर पार्ट पे 12.5। जब आप इसको जोड़ेंगे ना तो यू विल फाइंड 100। कैसे? 22, 22.5, 44, यहां से एक हुआ आपका 25.5, अगर आप जोड़ देते हैं तो 45 और 25, दैट इज आपका 70, और यहाँ पे आपने जोड़े 87.5, 12.5 यानी 100। टोटल 100% यहाँ पे आया। ओके, सो अगर कंपनी ने एक कैलकुलेटर बनाने में अगर 100 रुपए अगर खर्च हुए होते तो आर एन डी सेक्टर पे 22 रुपए खर्च होते, मशीनरी पे 22.5 रुपए, हार्डवेयर पे 25.5 रुपए, मिसलेनियस चार्जेस 17.5 रुपए, एंड सॉफ्टवेयर पे 12.5 रुपए कंपनी के खर्च हुए होते। तो कंपनी ने बताया कि ये मेरा जो है चार्ट है, जब मैंने ये आपको एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कैलकुलेटर। अब हम लोगों से क्वेश्चंस इसके बेसिस पे ये 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो पांचों क्वेश्चंस मिलकर 36 मार्क्स आते हैं। 6-6 नंबर के तीन पार्ट होते हैं, 6 3 का 18, एक 10 नंबर का होता है वो 28 हो जाता है, और फिर एक 8 नंबर का हो जाता है जो 36 मार्क्स हो जाते हैं। तो हम लोग ये जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये पांचों क्वेश्चंस हम एक एक करके आपको डिस्कस करते हैं। लेट अस सी जो है फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है। पहला पार्ट में क्या पूछा गया है ये देखिए। ए पार्ट में क्या पूछा गया है,
what is the central angle of the sector showing the expenditure incurred on paying for the software? सॉफ्टवेयर पार्ट वाले के लिए, ये जो सॉफ्टवेयर पार्ट वाले के लिए ये जो पाई डायग्राम बना था, पाई चार्ट बना था, उसमें ये पूछता है कि सेंटर पे ये एंगल कितना है। ओके, ये एंगल कितना है, ये हमसे पूछा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इस पार्ट में ये एंगल कितना होगा। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, अगर आपसे मैं पूछता हूं, कोई किसी भी स्टूडेंट से मैं पूछता हूं समझाने के लिए, मैं पूछता हूं कि बताओ बच्चा ये एंगल कितना है, तो बोलेगा सर 90 डिग्री है। तो मैं पूछूंगा कि भाई ये बताओ कि ये कितना है, तो बोला कि सर 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। फिर पूछूंगा कि अच्छा ये लाइन को थोड़ा सा और मोड़ देते हैं, अगर ऐसे घुमा देते हैं तब, तो बोला कि 180 डिग्री हो जाएगा सर। अब मैं बोला कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको और भी मोड़ देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 180 से ज्यादा हो गया। तो फिर मैं पूछूंगा कि अच्छा ये बताओ कितना हुआ ये वाला एंगल, तो बोलेगा 270 डिग्री हो गया। फिर मैंने इसको कहा कि अच्छा रुको ऐसे कर देता हूं, ये वाला एंगल बताओ। तो बोला सर ये जो है ना बहुत ज्यादा हो गया है, लगभग 270 से भी ज्यादा हो गया है। फिर मैंने बोला अच्छा रुको, इसको भी, ये वाला पार्ट को भी कंप्लीट कर देता हूं, यानी कि इस लाइन को मैं एकदम करीब कर देता हूं, ये बताओ ये पूरा एंगल कितना होगा। तो बोला सर ये पूरा एंगल जो है ना 360 हो गया। तो सिंपली ये कंसेप्ट क्या है कि अगर एक ये सर्कल है, तो सर्कल के सेंटर पे 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, वेरी सिंपल। एक सर्कल है तो उसके सेंटर पे क्या बनेगा, 360 डिग्री। ये 90 है, ये 135 है, या 90 से ज्यादा है, ये 180 है, तो ये पूरा एंगल जो है 360 डिग्री बनता है। यानी कि यहां पे अगर नट सेल में मैं अगर ये बोलूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये पूरा एंगल अगर आप जोड़ दीजिएगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो ये पूरा मिल के 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो अब आइए उसी कंसेप्ट को यूज करते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट था जो है कि सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। तो लीजिए हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हैं और फिर जरा इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं कि यह सवाल कितना मुश्किल है या कितना आसान है। ओके, अब आइए मैं आपसे ये पूछता हूं कि इन सब को जोड़ने पे 22, दिस, 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 कितना आया था भाई, 100। ठीक है, सो ये पूरे 100 के लिए, 100% के लिए सेंटर पे कितना एंगल बना, 360 डिग्री। यानी ये एंगल पूरा कितना बन गया मेरा, 360 डिग्री। कितने के लिए, देश 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 सभी सेक्टर को जोड़ के। यानी कि अगर 100% के लिए, क्या कह रहे हैं हम लोग, 100% के लिए, 100%, for 100% angle at center, angle at center is equal to 360 डिग्री। ठीक है, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि 100% के लिए केंद्र पर बना हुआ कोण 360 डिग्री है। क्या बोलेंगे, 100% के लिए, फिर से 100% के लिए केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। ओके, बनता है। तो भाई अगर इसी लॉजिक को अगर हम लोग देखते हैं कि 100% के लिए केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है, तो आप बताइए कि 1% के लिए क्या होगा। सो फॉर 1% एंगल एट सेंटर विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बटा 100। ये तो सिंपल है ना, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे कि मान लीजिए कोई कहे कि 100 पेन का दाम 360 रुपया है, तो एक पेन का दाम कितना होगा, तो 360 बटा 100। तो 100% एंगल के लिए एट सेंटर, 100% के लिए एंगल एट द सेंटर 360 डिग्री है।
तो 1% के लिए एंगल सेंटर पे कितना होगा 360 डिग्री बटा 100। तब हमसे पूछा जाए कि अच्छा सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है वो कितना एंगल यहां कितना परसेंट है भाई, तो 60%। इसलिए फॉर फॉर 12.5% for 12.5% made at center is 360 degree divided by 100 multiplied by 12.5। ओके, सो बस इससे हमारा कैलकुलेशन से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो कितना आंसर निकल कर आएगा, अगर कोई बोले तो हो जाएगा 360 डिग्री बटा 100 मल्टीप्लाइड बाई 12.5। तो इसको वैसे तो बीपीएससी के मेंस में जो है कैलकुलेटर भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन यूज कैलकुलेटर, फटाफट 360 को 12.5 से गुना करके 100 से भाग दे सकते हैं। बट अगर आप ऐसे देखें तो ये मैंने इसको हटाया यहाँ से, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो हम का कैंसिल कर देंगे, 25 से 25 चौका 100, 25 पंचे, और इस 4 से जो है हम क्या करेंगे, इस 4 से इसको काट देंगे तो 9 हो जाएगा, तो गुना करके 9 पचे 45 डिग्री। ओके, so this angle is 45 degree, 45, वेरी सिंपल। 25 चौका 100, 25 पचे, और ये 4 से कट के 9 हो गया। अब बहुत सिंपल है, 45 डिग्री ये कैलकुलेशंस करके यू जस्ट इमेजिन फॉर दिस वी आर सपोज टू गेट मार्क्स, हाउ मच, 6 मार्क्स। ठीक है, सोचिए कि अगर हम लोग बहुत लिखते, अगर कोई हम हमारे पास कोई जीएस में ही अगर कोई ऐसा पोर्शन आता है जो है जहाँ पे हमें कोई लंबी चौड़ी स्टोरी लिखनी होती, उतना में भी हमें अगर मतलब स्टिपुलेटेड यहाँ पे इतना कर दिया तो एकदम 6 मार्क्स आ जाएगा जो ना। आप चाहते तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई लड़का कहता है कि सर इतना लिखने की क्या जरूरत है, कोई शॉर्टकट बता दीजिए जो है, तो शॉर्टकट क्या है भाई, अगर ये कंसेप्ट अगर आपको डेवलप हो चुका है, अगर ये कंसेप्ट अगर आपके पास डेवलप्ड है, तो आप सिंपली लिख दीजिए कि सर इसके लिए आप लिख लीजिए कि एंगल एंगल एट सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर sector is equal to 360 degree divided by 100 multiplied by 12.5। ओके, 360 डिग्री एंगल बना पूरे 100 के लिए, तो एक के लिए कितना 360 डिग्री बटा 100 मल्टीप्लाइड बाई 12.5, 12.5 के लिए क्या बना, तो ये चीज निकल कर आ जाएगा। और ये कैलकुलेशंस करने के बाद वी हैव गॉट इट इज 45। ओके, तो दिस इज द वेरी सिंपल कैलकुलेशंस। ओके, तो अब आपके सामने मैं इसका दूसरा पार्ट भी अब पेस्ट करूंगा। क्या सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। आपको सिंपली अपने अंदर में एक कॉन्फिडेंस रखना है कि यस वी कैन डू। और कितना जो भी हमारा स्टैट में स्टैटिस्टिकल पोर्शंस में ये सब ग्राफ डायग्राम वगैरह आते हैं ना, ये सिंपली आपको बस हिम्मत करना है कि यस मैंने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक जो मैथ पढ़ा है ना, उसी के बेसिस पे बनने वाला, उससे ज्यादा और कोई कंसेप्ट नहीं यूज होने वाला है। बस रेशियोज है, परसेंटेज है, एवरेज है, इसके अलावा और कुछ नहीं जो है। तो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये है हमारा उसका बी पार्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर ऑन विच द cost of R&D and machinery charges amount to 127.5। ओके, सो यहां देखिए कहा क्या जा रहा है कि कैलकुलेटर का क्या कॉस्ट होगा अगर
हमारा कॉस्ट ऑफ R&D यानी कि दिस पार्ट, ओके, दिस पार्ट, ओके, एंड एंड मशीनरी दिस पार्ट, ओके, इन दोनों पार्ट को मिलाने से 127 रुपए 50 पैसे खर्च हुए हैं, 127.5 फॉर दिस पार्ट ओनली। पूरे पार्ट के लिए क्या होगा, पूरे पार्ट के लिए क्या होगा, ओके। तो यू कैन जस्ट इमेजिन, इस सवाल को बनाने के लिए हमारे पास दो तरह की बातें हो सकती हैं, ओके। क्या हो सकता है? पहला चीज, मैं इस सवाल को दो तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं। पहला चीज हम लोग मान सकते हैं, लेट x इज कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर x रुपया, रुपीज x मान लीजिए, x रुपया है। ये मैं कह रहा हूं, एक पहला मेथड आपको बता रहा हूं। तो मैं अगर पूछता हूं कि अगर x रुपया कैलकुलेटर का है तो R&D और मशीनरी में कितना खर्च हुआ होगा। सो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर ऑन R&D एंड मशीनरी, मशीनरी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इट इज x, इट इज इक्वल टू, ये है 22 और ये है 22.5, तो कितना हो जाएगा? 44.5, 44.5% ऑफ एक्स। कैलकुलेटर को बनाने में, अगर पूरे कैलकुलेटर को बनाने में अगर x रुपया लगा है, तो ये कितना पोर्शन है? 22 प्लस दिस, ये मिलके 44.5%, 44.5%। तो हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज इक्वल टू 44.5 बटा 100 मल्टीप्लाइड बाई x। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इस चीज को कह रहा है कि ये आपको 127.5 के बराबर है। तो मैंने कहा कि ओके, तो मैंने कहा कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45.5 बटा 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 127.5। और यहां से मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वहां से हम लोग x निकालेंगे तो योर x विल बी 127.5 बटा 127.5 बटा 44.5 इंटू 100, ओके। और इसको जब आप गुना करेंगे तो ये निकल कर आएगा 286.5, लगभग ये निकल कर आए 286.5, 127.5 बटा 44.5। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, x को यहीं छोड़ दिया और ये चीज जो है ये 100 इधर जाके गुना हो जाएगा और ये 44.5 इसमें भाग में लग जाएगा। तो 127.5 गुना 100 बटा 44.5, और ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 286 पॉइंट समथिंग 5, ओके। तो ये तो मेरा पहला मेथड था, वेरी सिंपल मेथड। हमने पूरे कैलकुलेटर का दाम x मान लिया था और हमने कहा कि ये कितना है, दिस इज 44.5%। तो x का 44.5% जो भी निकला वो हमारा 127.5 के बराबर है। अब दूसरा मेथड जो है, मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी को ये मेथड समझ में नहीं आया तो अब हम ये कहना चाहेंगे कि लेट्स सी इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से कैसे बनाता हूं, ओके। दूसरा तरीका इस सवाल को बनाने का, क्वेश्चन ये है कि हमारे R&D और में और मशीनरी में 44.5 का परसेंट है। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं
कि if cost of calculator is 100 rupees, then expenditure on R&D plus machinery is equal to 44.5 is equal to 22 plus 22.5। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसको हम लोग 100 रुपए मान लेते, ये 100 है, 100% तो है ही, सबको जोड़ेंगे तो अगर 100 होता तो ये कितना होता, ये होता हमारा 44.5। इस लॉजिक को हम लोग आगे यूज करना चाहते हैं, ठीक है। इस लॉजिक को आप कैसे यूज कीजिएगा आगे देखिए। अब इस लॉजिक को जो आगे हम लोग यूज करना है मुझे, ये लॉजिक को ही हम लोग यूज करते हैं। हम क्या कहते हैं कि यहां पे R&D प्लस मशीनरी expenditure on R&D and machinery is 44.5, then cost of calculator is 100। मैंने क्या कहा कि अगर ये 44.5 है तो कैलकुलेटर का कॉस्ट क्या है, 100 है। ओके, सो अगर expenditure on R&D and machinery is 1 rupees, then the cost of calculator is 100 by 44.5। So if this cost is 127.5, then the calculator cost is 100 by 44.5 इंटू 127.5, जो कि कैलकुलेट करके 286.5 आ जाएगा। ओके, तो आप ये लिख देंगे। सो ये दूसरा मेथड था। इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी मेथड। ओके, यूनिटरी मतलब जैसे हम लोग बोलते थे ना बचपन में कि भाई 10 केलों का दाम 50 रुपया है तो एक केले का दाम कितना होगा, फिर हमको निकालना होता था 5 केले का कितना होगा, 12 केले का कितना होगा, इस टाइप से। तो ये यूनिटरी मेथड है। इस यूनिटरी मेथड से भी हम लोग इसको कैलकुलेशंस करके निकाल सकते थे। अगर कोई चाहता लड़का तो एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकता था एकदम, इतने ये भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप्ड है तो सिंपली लिख सकता है, वो सिंपली लिख सकता है कि कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर इज इक्वल टू, तो वो लिखेगा कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटर इज इक्वल टू 127.5 बाई 44.5 इंटू 100, और जो इसका आंसर आएगा बस वो हो गया। तो ये अब आपका जो है ये भी 6 मार्क्स हो गए। कितना आसान है, कितना आसान है, वेरी सिंपल जो है। सो अब आप चलिए तीसरे पार्ट की तरफ। ठीक है, तीसरा पार्ट ये है कि इफ द प्राइस, ओके हाँ, अभी एक नया चीज आ गया। Marked price of the calculator is 24% more than its cost price. If the mark of the calculator is 186, then what is the cost price of R&D in a single unit calculator? ठीक है, पहले आप इसको चीज को समझिए।
आप देखते होंगे जब हम लोग मार्केट में कहीं पे भी जाते हैं, तो कोई भी सामान जब आप खरीदने जाते हैं, तो क्या होता है कि उस पे एक प्राइस लिखा होता है, प्राइस, ठीक है? तो अब आप उससे पूछते हैं कि भैया इस पे कुछ छूट दीजिएगा क्या? या मान लीजिए कि कोई आदमी अपना जो है सामान अगर खरीद के लाता है, मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जैसे मैं कोई सामान खरीद के लाया और मुझे उसको बेचना है। तो जब बेचना है, तो मैं जो चीज़ खरीद के लाया हूँ, मेरे कॉस्ट जो मेरा था कॉस्ट, क्या मैं वही का वही यहाँ पे लिख देता हूँ? ऐसा तो नहीं है। जब मैं खरीद के लाता हूँ, जो मेरा कुछ कॉस्ट उस पे इन्कर्ड होता है, जो कॉस्ट लगता है, उससे मैं बढ़ा के लिखता हूँ, ठीक है? यहाँ पर बढ़ा के लिखता हूँ। वो जो यहाँ पे हम लोग बढ़ा के लिखते हैं, उस प्राइस का नाम होता है मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड, ठीक है? मार्क्ड प्राइस हम लोग लिखते हैं जो। तो अब एक बात बताइए, ये कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 24% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो हम कितना मार्क्ड करेंगे? 24% बढ़ा के करेंगे, यानी कि 124 कर देंगे। तो इसने कहा कि मार्क्ड प्राइस तो आपका 186 है। तो अब सोचिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा कॉस्ट अगर 100 रुपया होता, 100 रुपया होता, तो मैं मार्क्ड प्राइस 124 लिखता। क्यों? क्योंकि सवाल कह रहा है 24% ज्यादा लिखना है। तो जरा उल्टा चलिए, अब ऐसे सोचिए कि अगर मार्क्ड प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस अगर मैं 124 लिखता हूं, इफ मार्क्ड प्राइस इज 124 रुपीज, ओके, देन कॉस्ट प्राइस क्या है? देन कॉस्ट इज 100, ओके। उल्टा सोच रहा हूं, ये 124 है तो ये 100 है। इसलिए अगर मार्क प्राइस अगर 1 रुपया होता, तो कॉस्ट प्राइस मेरा 100/124 होता, ठीक है? अगर मार्क प्राइस अगर 124 से ये 100 है, तो मार्क प्राइस अगर 1 रुपया होता, तो कॉस्ट प्राइस मेरा इतना होता। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस अगर 186 रुपए दिया हुआ है, मतलब मार्क प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा भाई? 100/124 गुना 186, ठीक है? 100/124 गुना 186। तो इसको जब आप कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, 100/124 गुना 186 जब हम लोग कैलकुलेशंस किए, तो वी गेट इट इज 150, 150, ठीक है? सिंपली 150 आप गुना भाग कर लीजिए, कैलकुलेट करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। नाउ यू सी कैलकुलेशंस, वैसे तो कैलकुलेटर इज अलाउड, बट अगर कैलकुलेटर नहीं अगर यूज करना चाहते हैं, तो आप ऐसे इसको गुना भाग कर सकते हैं। देख लीजिए कितना है, 100/124 इंटू 186। तो अब आप 3 से काटिए इसको, देखिए 3 से हम लोग कट कर रहे हैं, तो इसको 3 से काट देते हैं। 3 से काटते हैं, 3 चौका 2 से काटिए। तो 2 से काटते हैं तो इट विल बिकम 62। 2 से इनको काट देते हैं, तो दिस विल बिकम 93, ओके। फिर अब आप क्या कीजिए, 2 से इनको काटिए तो ये 50 हो जाएंगे, 2 से इनको काटिए तो ये 31 हो जाएंगे, 31 से कट के ये 3 हो जाएंगे, तो ये गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, ठीक है? तो 150, बट अभी हम लोग को उस पे नहीं रुकना है कि हमारा 150 रुपया जो है ना कॉस्ट प्राइस आया। क्वेश्चन तो यहां पे ये कह रहा है कि ये बताइए देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर एन डी, ओके। आर एन डी का कॉस्ट प्राइस बताइए, ठीक है? तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं, जरा सोचने वाली बात है कि
हमने तो कैलकुलेट करके निकाल लिया। क्या कैलकुलेट करके निकाला हमने? कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया कि हमारा कैलकुलेटर का कॉस्ट कॉस्ट प्राइस 150 है। 150। ओके। अब ये बताइए कि आरएनडी पे कितना खर्च होता है? 22%। आरएनडी पे कितना खर्च है? 22%। तो एक्सपेंडिचर 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 ऑन आर एंड डी is equal to 22% of cost। तो ये हो जाएगा 22/100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट 150। 33 रुपीज। देख रहे हैं? 33 रुपए, यानी कि इस सवाल का जवाब आया 33 रुपए। तो इस सवाल में हम लोगों ने क्या किया? पहले तो हम लोगों ने एक जो है मार्क्ड प्राइस निकाल लिया। ये कंसेप्ट लगाया कि भाई अगर कॉस्ट 100 होता तो मार्क्ड प्राइस 124 होता। 124 मार्क्ड प्राइस है तो कॉस्ट कितना है? 100/124। मार्क्ड प्राइस 186 है तो कॉस्ट कितना होगा? 150। इस 150 पे हमने निकाला कि एक्सपेंडिचर ऑन द आरएनडी, क्योंकि कैलकुलेटर बनाने में इस वाले पार्ट में हमको पता चला कि 150 रुपए खर्च हुए हैं, तो 150 का 22% निकाल लिया। तो वेरी सिंपल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तक 6 नंबर और हो गए, तो 6 तिरका 18 नंबर के सवाल हो गए। अब आइए, अब आगे आप, ये अब डी पार्ट है। डी पार्ट को भी ध्यान से देखा जाए। डी पार्ट में क्या कह रहा है? इफ द मशीनरी चार्जेस ऑफ द सिंगल यूनिट इज दिस। ओके, मशीनरी चार्जेस यानी ये वाला मशीनरी चार्जेस जो है 58 रुपए 50 पैसे है, and the marked price is 30% more than the cost price, then what is the marked price of calculator? तो पहले मैं ये क्या कह रहा हूं, पहले तो आप क्या कीजिए कि ये जो है 58.5 रुपया है, तो ये पूरे कैलकुलेटर का कॉस्ट क्या होगा? ठीक है। अब मैं ऐसे बताता हूं आपको, ये समझिए यूं कि इफ इफ 22.5 rupees, okay, rupees, this is machinery charge, then cost is ₹100। 100 रुपया उसका पूरे का कॉस्ट होगा अगर मशीनरी का चार्ज, मशीनरी पे 22.5 रुपए खर्च होते हैं तो अगर 1 रुपया अगर हमारा मशीनरी चार्जेस होता, तब कॉस्ट क्या होता भाई? 100/22.5। ओके। सो अगर हमारा 58 रुपया 50 पैसा, के अगर 58 रुपया 50 पैसा अगर मशीनरी चार्ज होता, तो कैलकुलेटर का कॉस्ट कितना होता? 100/22.5 इंटू 58.5। ओके। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट्स कम्स आउट टू बी 260। दिस कम्स आउट टू बी 260। ओके, ना भाग कर लीजिएगा। 260 रुपए आ गए जो है। तो 260 रुपए क्या आया मेरा? 260 रुपया आ गया मेरा इसका कॉस्ट। कॉस्ट निकल कर आ गया हमारा 260 रुपए। तो कैलकुलेशंस कैलकुलेशंस चूंकि मैं यहां पे कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपके एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड है। आप 158.5 टू 22.5 आप जस्ट उसको गुना करके भाग दे दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो हम लोगों ने आपको इसको कैंसिल करके निकाल देते। बट हमको अब वहीं पे नहीं रुकना है। अब कहा यह जा रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ये कंसेप्ट मैंने अभी जस्ट आपको समझाया है
जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है कि क्या होता है कि अगर कोई चीज होता है जिसका कॉस्ट प्राइस जो है, अगर मान लीजिए कि ये सामान मैंने खरीदा और इसका कॉस्ट मुझे कुछ लगा है, तो मैं जब लाता हूँ सेल करने के लिए, तो जब उस पे लिखता हूँ वो मेरा मार्क्ड प्राइस होता है, वो बढ़ा के लिखता हूँ, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा। तो अभी मैंने कैलकुलेट किया कि मेरा ये कॉस्ट प्राइस 260 है। ठीक है, और सवाल कहता है कि मार्क्ड प्राइस जो है ना 30% ज्यादा होना चाहिए, +30% जो है इस पे ज्यादा होना चाहिए। तो मार्क्ड प्राइस इससे 30% ज्यादा लाना है, तो 30% ज्यादा कैसे लाइएगा? सो मार्क्ड प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू, पहले तो मेरा ये 260 प्लस 260 का 30%, 30%, 30% ऑफ 260। ठीक है, ये 30% ऑफ 260, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं 260 प्लस 30% का मतलब हो गया 30/100 मल्टीप्लाइड बाई 260। तो कितना हो जाएगा? 260 प्लस 78 गुना करके, तो ये हो गया 8, 713, और यहाँ पे 3, 3 3 38, इतने 338 रुपए। कोई लड़का क्या कर सकता था, वो बोलेगा सर 226 प्लस 30% ऑफ 226, 260 आप निकाल रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली क्या कीजिए, अगर कोई चाहता तो ऐसे भी कर सकता था कि मार्क प्राइस इज इक्वल टू, सिंपली जो है 260 मल्टीप्लाइड बाई 130/100, यानी कि 30% एक्स्ट्रा करना है तो 130% कर दिया। ठीक है, बजाय हम 100 में 100 का 30% जोड़ें, हम डायरेक्टली 130 से गुना कर दे रहे हैं। तो हम क्या हो गया, 260 मल्टीप्लाइड बाई 130/100। ओके, ये फिर उतना ही आंसर आ जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी 338 रुपीज निकल कर आ जाएगा। ओके, दूसरा एक और चीज हम सोच सकते हैं कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर कॉस्ट 100 होता तो मार्केट प्राइस कितना होता? 130 होता। समझ रहे हैं? अगर कॉस्ट जो है, कॉस्ट अगर 100 होता तो मार्केट प्राइस क्या होता? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस 130 होता। समझ रहे हैं? तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे इस मेथड से भी, कि कॉस्ट प्राइस 100 तो मार्क प्राइस 130, कॉस्ट 1 तो मार्क प्राइस 130/100, इसलिए कॉस्ट प्राइस 260, तो देन 260 मल्टीप्लाइड बाई 130/100। तो इस तरह से ये भी आपका सवाल निकल के आंसर आ जाएगा। ये 10 मार्क्स है। बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि क्षेत्र का 18 प्लस 10 28 नंबर। अगला एक 8 मार्क्स का जो सवाल है वो क्या है, वो देखिए। 8 मार्क्स में ये है कि if the profit of the manufacturer is 20% and the marked price of the calculator is 192। ठीक है, समझने वाली बात है। सबसे बात यह है कि ये मेरा कॉस्ट है, जो भी है, मान लीजिए कि कॉस्ट अगर मेरा 100 है, समझने के लिए, तो हमको उस पे कुछ प्रॉफिट हम लेंगे, और प्रॉफिट लेंगे तो क्या करेंगे भाई? प्रॉफिट लेंगे तो यहाँ पे हम अपना मार्क प्राइस बढ़ा के लिखेंगे, प्राइस जो है यहाँ पे बढ़ा के लिखेंगे, मार्क प्राइस। ठीक है, क्या लिखेंगे भाई? 20% बढ़ा देंगे, 120 लिख देंगे। समझ रहे हैं? अगर कॉस्ट मेरा 100 होगा तो मार्क प्राइस हम क्या करेंगे? 120 लिख देंगे। यहां यही बात कर रहे हैं, इफ प्रॉफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरर इज 20%, तो ये मैन्युफैक्चरर ने जो कॉस्ट लगाया 100, तो कुछ प्रॉफिट लेके तभी तो बेचेगा, तो प्रॉफिट उसको 20% चाहिए, तो 100 में 20 बढ़ा के 120 लिखेंगे। तो यही मेरा मार्केट प्राइस होगा। अब करा है द मार्केट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर इज 192। उल्टा सोचिए, अगर मार्केट प्राइस 120 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है? ये 100 है। अगर मार्केट प्राइस 1 है तो कॉस्ट कितना है? क्या बोल रहे हैं हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मार्क प्राइस 120, देन कॉस्ट इज ₹100,
इसलिए मार्क प्राइस अगर 1 होगा तो कॉस्ट विल बी 100/120। इसलिए अगर मार्क प्राइस हमारा सवाल में 192 है तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100/120 मल्टीप्लाइड बाई 192। ओके, तो यहां से आपके पास ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 12 से करेंगे तो 12 एकम 12 और उसके बाद 72, यानी कि 12 से कट के ये 16 बार, यानी दिस इज 160। ओके, 160 रुपया निकल कर आ गया मेरा, क्या चीज, इसका कैलकुलेटर का कॉस्ट। ओके, कितना निकल कर आया? 160 रुपए कैलकुलेटर का कॉस्ट निकल कर आ गया, 160। ओके, अगर 192 है तो सोचिए कि इसका 20% कितना होगा? 160 का 10% 16 हुआ, 20% 32 हुआ, तो 16 गुना 32 ऐड करके 192। अब आइए, then how much money has been spent on its miscellaneous charges? miscellaneous charges ये है मेरा, ठीक है, कितना? 17.5%। ठीक है, तो 160 रुपया जो मेरा कॉस्ट आया पूरा, उसका 17.5% निकालना है। तो वेरी सिंपल, अब इसको आप कैलकुलेशंस करके निकाल दीजिए। सो तो तो योर cost on miscellaneous charges, cost on miscellaneous charges, miscellaneous charges is equal to 5% ऑफ व्हाट? 160 कॉस्ट का, जो कॉस्ट अभी हम लोग निकाले 160, तो दिस इज इक्वल टू 17.5 100 मल्टीप्लाइड बाई 160। तो यहां से ये इसको हटाइए, यहां पे 10 दे दीजिए, यहां से ये कैंसिल हो गया। ओके, 25 से काट के 25 चौका 100, 25 से काट के ये 25 सते 175, 4 से कट के ये हो गया आपका 4, यानी कि 7 चौका 28 रुपया। ओके, 28 रुपए हमारे लगेंगे किस चीज पे? मिसलेनियस चार्जेस, 17.5%। ओके, सो कितना सिंपल है, जस्ट सोचिए कि इतने हल्के, इतने आसान सवाल हम लोग के आते हैं बीपीएससी मेंस में, जीएस में, जहां पे आपको ये सवाल 36 नंबर टोटल अब तक हम कह सकते हैं कि इतने आसान सवाल कहीं पर मुझे तो नहीं लगा कि इसमें बहुत कोई हाई फाई मैथ्स का जरूरत है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, सिंपली आपको क्लास 5 6 7 में जो आपने पढ़ा था ना, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिक्रीज, इंक्रीज, जोड़ घटाव, और फिर आपने एवरेज, यही सब चीजों को बस डाटा के रूप में एक प्रेजेंटेशंस किया हुआ है, उसको समझना है और फिर उस पर बस अटैक कर देना है। तो वेरी सिंपल है। अगले क्लास में मैं अब फिर से आपको ये पार्ट जो है, जो क्वेश्चन 69th बीपीएससी में, 69th बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 8 जो आया था, क्वेश्चन नंबर 8 जीएस का, जीएस 1 में, मेंस का जो जीएस 1 था 69 का, उसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अगले लेक्चर्स में, अगले क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। दैट वो विल बी द पार्ट 3rd ऑफ दिस सीरीज, वेयर we are discussing on the statistical analysis, graphs and diagram, that is your data interpretations part में हम लोग चल रहे हैं। सो वो अगला लेक्चर इसी पे होने वाला है और अगला वीडियो भी इसी पे आएगा। तब तक के लिए आप जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, डू लाइक एंड शेयर दैट चैनल सन ऑफ विजडम। थैंक यू दोस्तों। ओके।